गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में जो चला और जो रूस का साम्राज्य था उसमें किस तरीके से संबंध और किस तरीके से परिवर्तन थे। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, एक तरफ तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। दूसरी तरफ फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया, अर्थात जो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है इसके साथ में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, अर्थात सबका अपना अपना बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य था। इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया, अर्थात यूरोप में तो फैला ही, साथ में उनके जो उपनिवेश थे, जो दूर 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 तक उन्होंने उपनिवेश शामिल कर रखे थे, बना रखे थे, वहाँ पर भी ये युद्ध छिड़ गए। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। पहला विश्व युद्ध किसे कहते हैं? जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, अर्थात जो जनता है उसने, जो वहाँ का राजा होता था जार, उसका साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा अर्थात वहाँ की जो संसद होती है में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा, अर्थात उसने जैसे जैसे सलाह लेना बंद किया तो जो समर्थक थे उसके, उन्होंने एक तरीके से वो पीछे हटना वो शुरू हो गए। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना अर्थात जार की पत्नी, जिसे महारानी तो एलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर से रासपुतीन नामक के एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। अर्थात कुछ घटनाएं जो जर्मन के विरोध में थी, तो जो जर्मन की जो महारानी है वो रूस के राजा की पत्नी थी, तो इस वजह से लोगों ने साथ देना बंद कर दिया। और एक सन्यासी का नाम भी आया जिसका नाम है रासपुतीन, तो वो भी एक राजशाही तरीके से रहता था, तो वो भी एक तरीके से राजा के जो सब एक तरीके से हम कहें कि साथ उसने दिया, लेकिन जो जन समर्थन था वो पीछे हट गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, अर्थात देखिए इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ। 70 लाख लोग इस युद्ध में मारे जा चुके थे 1917 तक। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही नहीं सके। फसलों और इमारतों के विनाश के रूप में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, अर्थात वहाँ के जो किसान थे, मजदूर थे, उनको नुकसान हुआ और 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, अर्थात जो रूस है उसमें जो नुकसान हुआ उसकी वजह से जो सैनिक थे वो भी अब लड़ना पसंद नहीं करते थे, लड़ना नहीं चाहते थे। देखिए पहले विश्व युद्ध का एक चित्र है जिसमें सेना बैठी हुई है किस तरीके से। शाही रूसी सेना को रूसी स्टेमलोरल कहा जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी,
जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू किया तो जार की सत्ता भी ढह गई, अर्थात जो राजा का प्रशासन था वो ध्वस्त हो गया। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि दूसरे देशों के साथ में जब युद्ध हुआ तो बाहर से जो सामान आता था वो भी अब क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशिप ठप होने लगी, अर्थात जो दैनिक सामान जो उपयोग में होता है, ज़रूरी सामान होता है, उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे उद्योग लगाए गए थे वो भी अब नष्ट होने लगे। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई, अर्थात जो खाने पीने के सामान थे, खाद्य सामग्री थी, वो सैनिकों के लिए भेजी जाने लगी। इसलिए जो शहरों में जो खाने पीने की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे, अर्थात जो जहाँ पर रोटियाँ मिलती है वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगी, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद है पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति, अर्थात जो पिट्सबर्ग है उसका ये नाम है। तो उसमें जो क्रांति है वो किस प्रकार से हुई है, फरवरी की क्रांति है। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था, अर्थात जहाँ पर संसद थी वो भी इसी इलाके में थी। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई, अर्थात जो मजदूर थे उस क्षेत्र में जो खाने पीने की जो सामग्री होती है उसकी समस्या पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे, अर्थात जार जो संसद थी उसको भंग करना चाहता था, लेकिन जो सदस्य थे वो ये चाहते थे कि जो जिसने जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर इस ड्यूमा में भेजा है वो बचे रहें और ये संसद चलती रहे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, अर्थात फैक्ट्रियों को ताला लगा दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व तो औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम भी दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन की सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, बल्कि जो हड़ताल करने वाले जो मजदूर थे वही इसका नेतृत्व कर रहे थे। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया, अर्थात जो क्रांतिकारी थे और जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे उनकी नज़र रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक के बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, अर्थात जो क्रांतिकारी और प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो पुलिस मुख्यालय हैं, जो थाने हैं, उन पर अधिकार कर लिया, उन्हें तोड़ फोड़ कर दिया। रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने
स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां डिमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अर्थात लोगों ने क्या किया कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, सभा कर ली और सभा करके एक तरीके से उन्होंने एक नया संगठन बना लिया। अगले दिन एक प्रतिनिधित्व मंडल जार से मिलने गया, लेकिन सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। अर्थात एक संविधान बनाया जाए और संविधान के माध्यम से ही देश को चलाया जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। अर्थात जिस प्रकार से हमारे देश में लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, वैसे ही वहाँ पर मत देने का अधिकार दिया गया था, तो उसके आधार पर सरकार का गठन किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया और जो जनता थी उसने क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे फरवरी की जो क्रांति हुई है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है। ठीक है।